नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। खासकर चिकित्सा से संबंधित गंभीर मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं जिससे हजारों मरीजों को फ़ायदा पहुंचता है। सवाल ये है कि कई ऐसे शरीर में ऐसे अंग हैं जिसकी पूर्ण सुरक्षा के साथ समय पर ध्यान देकर के डॉक्टरों से सलाह लेना आवश्यक है। इस परिस्थिति में हम बता दें कि आँख, कान, नाक, गला जो कि शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं और इस पर लोग ज़्यादा लापरवाह होते हैं, ऐसी समस्या होती है। हमारे साथ डॉक्टर मोना कनोडिया हैं जो इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे ताकि हजारों लोगों को फायदा पहुंच सके। डॉक्टर मोना जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम बता दें कि खासकर बारिश के समय में, बरसात के दिनों में जो एलर्जी, फंगस जो कहा जाता है कि कान में फंगस हो जाता है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो आखिर ये फंगस क्या है और बरसात के दिनों में क्या होता है इसका? देखिए, बरसात के दिनों में वातावरण में एक नमी रहती है हर वक्त, मॉइस्चर जिसे बोलते हैं, और ये फंगस के लिए सबसे फेवरेबल प्लेस होता है ग्रो करने के लिए। उन्हें जहाँ मॉइस्चर मिलता है वो वहीं पे उगते हैं। तो आजकल क्या है, प्रचलन है कान में हर वक्त ईयरफोन लगा के रखने का 24 घंटे। इनफैक्ट जब ज़रूरत नहीं हो तब भी लोग कान में ईयरफोन लगाते हैं। तब क्या होता है, कान एक सुरंग की तरह है, उसका बाहरी रास्ता अगर बंद करके रखा जाए तो अंदर नमी क्रिएट हो जाती है। वह नमी अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो उसमें फिर फंगस ग्रो करने का डर रहता है और उसे हम लोग ओटोमाइकोसिस कहते हैं, जिसमें फुफुंदा हो जाता है, कान में खुजली आती है, दर्द होता है, कई बार घाव का रूप भी ले लेता है वो। तो ये बहुत ही ज़्यादा बारिश के समय में कॉमन देखने के लिए मिला है। और एक फैक्टर जो मैंने बताया, जैसे लोगों का ईयरफोन का बहुत ज़्यादा हर वक्त लगा के रखना, या फिर दूसरा फैक्टर आपको चीनी की बीमारी जिनको होती है उनमें भी ये ज़्यादा देखा जाता है। तो उसका क्या असर पड़ता है? उससे क्या और गंभीर बीमारी होती है, उसका क्या असर पड़ता है? यह बार बार हो सकता है, यह कान में घाव पैदा करता है, आपको दर्द होता है, इससे खुजली होती है। धीरे धीरे अगर इसको इग्नोर किया गया तो ये आपको पर्दे पर भी अपना असर डाल सकता है, साथ में मिक्स्ड इन्फेक्शन हो जाता है। तो धीरे धीरे पर्दा जो है उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है और आगे चलकर पर्दे में छेद भी हो सकता है। तो इस तरह से ये फुफुंदा जो है, यह कान में जो प्रॉब्लम है उसको तुरंत दिखलाना चाहिए। इसमें सफाई की आवश्यकता है, सिर्फ ड्रॉप डाल लेने से नहीं होता है। ड्रॉप डालने से उस फुफुंदे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक इस फुफुंदे की सफाई नहीं की जाएगी, और वापस से दोबारा जो नमी है उसको ना होने देना है। तो वो हवा लगनी चाहिए कान में ताकि नमी ना क्रिएट हो। अच्छा, और दूसरा, जहाँ तक बात है बारिश के मौसम में एलर्जी के लिए, तो एलर्जी भी बहुत कॉमन है, क्योंकि इस वक्त आपको वातावरण में कुछ ऐसे कण होते हैं जो कि एलर्जी पैदा करते हैं, और हमारा क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा एलर्जिक है। तो उसके लिए भी पहले से ही प्रिकॉशन, प्रोफाइलैक्सिस हम लोग बोलते हैं जिसको, वो रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये होता है कि कहा जाता है कि कान में हमेशा कोई ना कोई क्या होता है कि वो लकड़ी का सामान या लोहे का सामान कोई इस्तेमाल करता है। अगर कान में कुछ भी लगता है सो उसके अलावा तेल डाल देते हैं, कभी कभी पानी डाल करके इस तरह करते हैं। तो ये कहाँ तक सही है इसका? देखिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम होता है मरीज को कि कान के अंदर क्या गतिविधि चल रही है। कई बार उनको लगता है कि बहुत गुज्जू है, निकाल लें, तेल डाल लें, लेकिन गुज्जू नहीं होता है। तो वैसे में क्या होता है, वो डायरेक्ट जाकर अपने पर्दे को हिट कर सकते हैं और माचिस, तिल्ली, क्लिप, पेन, चाबी, इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करके खुद अपने पर्दे में इन्फेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, चोट पहुंचा लेते हैं, पर्दे में छेद कर लेते हैं। और दूसरा, कई बार क्या होता है, कान में एक तरह का बीमारी नहीं होता है, बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। तो सही डायग्नोसिस बना के उसका हम लोग इलाज करते हैं। और सिर्फ दुकान से ड्रॉप ख़रीद लेना, और ड्रॉप भी बहुत तरह के आते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है ढंग तरीके से अपना। तो वो दिखा लेना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग दूरबीन से देखते हैं, कान सूक्ष्म अंग है, बाहर से दिखाई नहीं देता है जितना अंदर होता है वो। तो वो दूरबीन से देख लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, एक चीज़ और समझ में आता है कि कभी कभी ये होता है कि कान से कम सुनाई देता है अचानक। हमारे पास कई टेलीफोन कॉल्स आए हैं जिसको हमने आपको रेफ़र किया आपके पास भी, तो वो कहते हैं अचानक कम सुनाई देता है। तो ये क्या प्रोसेस है, ये कैसे हो सकता है कि अचानक कम सुनाई देखिए, देने ये लगे? बहुत डिफरेंट एंटाइटी है, जी। जहाँ पे अचानक से एक दिन अगर इंसान को कम सुनाई दे रहा है, जिसको हम लोग सडन हियरिंग लॉस बोलते हैं, ठीक है। ये सडन हियरिंग लॉस मोस्टली आपको जो है इडियोपैथिक होते हैं, ऑटो इम्यून होते हैं, वायरल होते हैं।
ठीक है, जिनका ऑलमोस्ट हियरिंग लॉस परमानेंट रहता है। बट ऐसा नहीं है, समटाइम्स एक्सपोजर टू लाउड साउंड की वजह से या फिर कई बार थप्पड़ पड़ गया कान पे या एक्सीडेंट हो जाता है तो अचानक से भी कान के ऊपर असर पड़ता है। तो एक दिन अचानक से लगता है कि कान से कम सुनाई दे रहा है, ये भी एक फैक्टर है। इसमें हम लोग जांच करा के देखते हैं कि नस पे कितना प्रभाव पड़ा है और वो नस को बचाया जा सकता है तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वापस भी आ जाता है सुनाई। अच्छा, अगर कभी कभी ये अगर कहा जाता है कि जो लाउड साउंड होते हैं वो ज़्यादा, उसका कितना असर पड़ता है हम लोग के कान पर, और कितना साउंड तक का होना चाहिए लिमिट उसका, और उसका क्या डेफिनेटली कान ऊंची आवाज़ में रहना ये आपको कान की नसों के लिए हानिकारक तो है ही। और लाउड साउंड जो है वो बेसिकली दो तरह के हैं। एक, बहुत ज़ोर से आपने एक ही बार में सुना, जैसे 120 डेसिबल 140 डेसिबल पे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स वगैरह बगल से गुजरते हैं, तो वो उस तरह के आपको हाई डेसिबल साउंड्स अचानक से एक ही बार में सुनना, वो हो गया सिंगल लाउड इम्पैक्ट। और एक हो गया तेज़ आवाज़ों में आप क्रॉनिकली बहुत दिनों से आप काम कर रहे हैं और लगातार आपकी नसें उससे धीरे धीरे करके डैमेज हो रही हैं, तो वो दूसरा चीज़ हो गया। जैसे वो ऑक्यूपेशनल में ज़्यादा होता है, लोग हाई मशीन में काम करते हैं या फिर डीजे वाले हैं, हमेशा वो तेज़ आवाज़ बजा कर उनके पास ही रहते हैं, तो उस तरह से 90 डेसिबल 80 डेसिबल के पास वो रोज़ सुन रहे हैं अगर, तो वो कान के लिए धीरे धीरे पतली नसों की आवाज़ को डैमेज करने लगता है। इसको बोलते हैं नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे 4000 पे फ्रिक्वेंसी पे आकर वो नसें जो है वो डैमेज होने लगती है। कान में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज़ की नसें होती हैं, तो पतली आवाज़ें पहले डैमेज होना शुरू हो जाती हैं इसमें, और धीरे धीरे करके फिर ये आपको थोड़ी धीरे बोलने वाली आवाज़ भी मरीज़ अप्रिशिएट नहीं कर पाता है। तो उसमें लगभग हम लोग कहते हैं कि अराउंड 40 to 60 डेसिबल तक कान के लिए सेफ़ है फिर भी। अच्छा, एक चीज़ और कहा जाता है कि एज के हिसाब से भी सुनाई कम पड़ने लगता है, तो क्या लगता है ये सही बात है कि जिसका एज धीरे धीरे 50, 60, 70 जाता है तो उसके सुनाई की जो रेशियो है वो कम हो सकती है क्या उसका, और स्पेसिफिक में क्या करना चाहिए? ये एक फैक्टर है। हम लोग इसको एज रिलेटेड सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी शरीर में कुछ नसें होती हैं अल्टीमेटली वही सारे फंक्शंस को लेकर, तरंगों को लेकर ब्रेन में जाती हैं, चाहे आँख हो, कान हो, चाहे वो आपको और बाकी नसें हों बॉडी की। तो एज के साथ क्या होता है, धीरे धीरे ये कान की नसें जो होती हैं वो आपको सूखने लग जाती हैं। अब वो सूखती हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि सुनाई की कैपेसिटी जो होती है वो डाउन होने लगती है। अगेन एज रिलेटेड में भी आपको पहले पतली आवाज़ें डैमेज होती हैं, 4000 8000 हर्ट्ज़ पे पहले डैमेज होती हैं, तो मोटी आवाज़ें मरीज़ अप्रिशिएट कर सकता है, लेकिन पतली आवाज़ें उनको अप्रिशिएट नहीं होती हैं। और बेसिकली देखा जाता है कि ऐसा नहीं है कि एज रिलेटेड हो तो आपको ये 80 में ही आकर होगा। कई बार डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट होते हैं, स्पेशली डायबिटीज़ वाले पेशेंट, उनमें ये जल्दी देखा जाता है 50 ईयर्स 60 ईयर्स पे ही आकर उनकी सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, मतलब नस का कमज़ोर होना, वो जल्दी शुरू हो जाता है। अच्छा, आँख का कोई ऑपरेशन करवाता हो किसी चीज़ का, जैसे कि मोतियाबिंद हो या अलग अलग कोई ऑपरेशन हो, तो उस ऑपरेशन के दरमियान क्या आँख पर, कान पर भी असर पड़ सकता है उसका, क्या अगर माइन्यूटली सही तरीके से ना हुआ हो तो? एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? अगर जैसे आँख का किसी ने ऑपरेशन करवाया, मोतियाबिंद हो या फिर अन्य आँख के ऑपरेशन कराते हैं, तो क्या उसका कान पर भी असर पड़ सकता है, कान के नसों पर असर पड़ सकता है क्या उसका? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा गया। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लेंस का ऑपरेशन होता है और उसकी कान की नस से कान का कोई संबंध नहीं है मेरी नॉलेज में। अच्छा, एक अंतिम सवाल हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि क्या होता है कि टॉन्सिल का ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय भी होता है, आदमी ज़्यादा खांसते रहते हैं, ज़्यादा उसको लगता है कि गले में कुछ अटक गया हो और फिर उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, फिर बोलने में दिक्कत होती है, आवाज़ धीरे धीरे कम होने लगती है, तो ये क्या संकेत देता है, क्या है इसका? देखिए, गले की आवाज़ और गले का दर्द एक बहुत कॉमन लक्षण है, उसके पीछे बीमारी बहुत सारी हो सकती है। आपको सिर्फ टॉन्सिल ही एक बीमारी नहीं है जो कि गले के लिए दर्द देना, अटकना गले में, ये सब चीज़ें हैं। वो हम लोग जब तक एग्जामिनेशन और हिस्ट्री नहीं कर लेते हैं तब तक उस डायग्नोसिस पे नहीं पहुंचते हैं कि क्या ये टॉन्सिल की बीमारी है, गैस की वजह से हो रहा है, फेरिंजाइटिस है, या सही में कोई मांस है गले में, जैसे कैंसर का मांस, वो ये पैदा कर रहा हो।
तो क्या लगता है कि ये गले के इसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है? जैसे कोई कोई गार्गलिंग करते हैं या कभी कोई ऐसा दवा जिससे लोग गार्गलिंग करें जो ज़्यादा बोलते हैं, जैसे हम लोग को भी ज़्यादा बोलना पड़ता है, आप लोग को भी ज़्यादा बोलना पड़ता है, या और भी जो नेता हैं उन लोगों को ज़्यादा बोलना पड़ता है, उन लोगों को किस तरह प्रिकॉशन रखना चाहिए ताकि गले में कभी कहते हैं आवाज़ नहीं निकल रही है, गले में ये प्रॉब्लम? डेफिनेटली ये आप डिफरेंट डोमेन में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ का इस्तेमाल करना, ये आपको गले के निचले स्तर पे जो स्वर पेटी होती है उस पे आपको असर डालता है। जैसे आपने कहा गायक हैं, टीचर्स हैं, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा आवाज़ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उनकी स्वर पेटी इतनी ज़्यादा टकराती है ऊंची आवाज़ बोलने पे, ज़्यादा तेज चिल्लाने पे, तो उसमें वहाँ पे गांठ होने का डर रहता है। तो वो गांठें आवाज़ को ख़राब कर देती हैं। उन गांठों का फिर अगर बड़े हो गए तो ऑपरेशन भी करना पड़ता है। कई बार ये गांठें, जिनको हम वोकल कॉर्ड पॉलिप बोलते हैं, नोड्यूल्स बोलते हैं, तो वो बड़ी होकर कई बार सांस की नली में सांस लेने में भी परेशानी कर सकती है अगर बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट की गई। तो धन्यवाद। हम बता दें लगातार हम डॉक्टर मोना कनोडिया से हम बात करेंगे ताकि आप लोगों को कम से कम नाक कान गले से संबंधित जो बीमारी है उसका आपको संबंधित समय पर इलाज हो सके। और आप पहले बता दें कि ये इंटरनल पार्ट, बॉडी का इंटरनल पार्ट ऐसा है कि थोड़ी सी भी लापरवाही, थोड़े से अनुभवहीन व्यक्ति के पास जा कर के या तो आप गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं या फिर आप हमेशा से विकलांग भी हो सकते हैं, क्योंकि इस परिस्थिति में कान नाक गला शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। तो धन्यवाद मोना जी, फिर आपसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस पर। थैंक यू।